सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वैसे तो मुल्की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। आप कल से ही खबरें देख रहे होंगे। ज़ाहिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जिन्होंने अब काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया, आज असद उमर साहब आए, उनसे मुलाकात की, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया। ये खबर भी आज डिस्कस होगी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने वाली खुसूसी अदालत है उसके क़याम को ही कलअदम करार दे दिया गया। और इस फैसले के बाद जो खुसूसी अदालत का फैसला था परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ सजाए मौत का, वो भी खुद ब खुद कलअदम करार दे दिया गया। और अदालत ने क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोर्ट तरमीमी एक्ट 1976 की दफ़ा 4 को भी कलअदम करार दिया। और ये भी कहा गया अदालत की जानिब से कि परवेज़ मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल करने का कानून है वो ठीक नहीं है, उसको भी कलअदम करार दे दिया गया। ज़ाहिर सब सवालात तो बहुत सारे उठ रहे हैं और उन तमाम सवालात के जवाब आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे भी, माहिर कानून देंगे। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस साहब, ज़ाहिर जब आज ये फ़ैसला आया खुसूसी अदालत की तश्कील जो थी उसको कलअदम करार दिया गया, तो वो फैसला भी कलअदम हो गया जो खुसूसी अदालत ने दिया था। सवालात तो बहुत सारे उठ रहे हैं, कानूनी नुक्ते नज़र हवाले से हम बात करते रहे, लेकिन ये जो सवाल है वो बड़ा अहम है। ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या इस फैसले को हुकूमत चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में? क्या हुकूमती मौक़िफ़ है इस पर आपका? मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तो वैसे वफाक से आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अदना कारकुन की हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला कि कन्विक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्विक्ट जो है वो दुनिया की तारीख़ में नहीं होता, तो इसको चैलेंज तो नहीं करना चाहिए। जहाँ तक वो उसकी फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट है उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ निकात निकलेंगे, लेकिन वो डिटेल जजमेंट में देखना पड़ेगा कि वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी में इंटरवेंशन तो नहीं है। अगर वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी में इंटरवेंशन है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो भी देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन इस वक्त जिस हालात में कौम गुजर रही थी और जो पिछला फ़ैसला आया था और उसके अंदर जो कुछ लिखा गया था, जो कि शायद फ़ैसले का इतना हिस्सा नहीं है जितना वो डिस्कशन के अंदर या वो लाश घसीटने की बात और 3 दिन लटकाने वाली बात थी, वो उसके ऊपर मेरे ख़्याल से पूरे मुल्क पे बड़ा मनफी असर आ रहा था। तो वो उस लिहाज से तो ये खुशाइन बात है कि वो फ़ैसला कलअदम हो गया। अलबत्ता बाकी जो मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर और वो जो आइन की रूह से चीज़ें हैं उनको हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वैलिडेट हो गया था, दूसरे नहीं हुआ था, तो ये इसके अंदर जो फ़ौज की खिदमत हैं उनके सिपह सलार हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते। अच्छा फिरदौस साहब, जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो जो उनके ख्यालात थे वो नून लीग से मिलते जुलते थे। वो ये कहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ ये केस जो है वो चलना चाहिए। लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो फिर उनको समझ में आया कि चीज़ें इस तरह से नहीं चलती, इसलिए उनके ख्यालात तब्दील हो गए। नहीं, देखिए पहली चीज़ जस्टिस जो है वो ब्लाइंड होता है। जस्टिस के अंदर हम कभी भी ये नहीं कहेंगे। आर्टिकल 6 अपनी जगह मौजूद है और उसकी अफादियत भी है, लेकिन उसमें जस्टिस मस्ट बी सीम टू बी डन। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ जस्टिस की बात की जाए और जो फैसला चाहे वो किसी फ़ोन कॉल पे किया जाए या कुछ किया जाए उसको मान लिया जाए। जस्टिस मस्ट बी सीम टू बी डन। फेयर ट्रायल का प्रोसेस होना लाजमी है और जहाँ तक वो आर्टिकल 6 है वो अपनी जगह आइन में मौजूद है और उसकी अपनी अहमियत है। ठीक है, पॉइंट टेकन। लगारी साहब, जब आज ये खबर आई, मैं आती हूँ आपकी जाने फिरदौस साहब। लगारी साहब, जब आज ये खबर आई और आपने ये खबर सुनी तो पहला जो ख्याल था वो आपके जहन में क्या आया या क्या सोचा? एक तो ये कि जो पहला फैसला आया था उस फैसले के एक हिस्से पर तो हमें
ज़ाहिर शदीद एतराज़ था कि जो तरीक़ाकार मतरूक हो चुका है पाकिस्तान की सोसाइटी में और दुनिया भर में, कि जिस तरह कहा गया था कि ये घसीटा जाए और लाश को ले जाया जाए और लाश को टांग दिया जाए और उसे चढ़ा दिया जाए, तो इस तरह का जो तर्ज़ अमल है, इंसान बहुत आगे निकल चुका है और कन्वेंशंस बहुत आगे जा चुके हैं और कवानीन बहुत आगे जा चुके हैं, सोसाइटी बहुत रिफाइंड हो चुकी है। ये माइंड सेट जो मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था, ये अबू जाफ़र अल मंसूर का माइंड सेट जो है, अब्दुल मलिक बिन मरवान का माइंड सेट जो है, जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को जो है वो शहर मदीना में और नफ्स ज़किया को जो है वो मक्का मुअज़्ज़मा में जो लाश लटका देते हैं और एक लाश के तो तीसरे रोज़ जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी ने अपने बेटे की लटकी हुई लाश को देखकर कहा था कि इस शहसवार के सवारी से उतरने का वक्त कब आएगा। और दूसरी तरफ जब हज़रत नफ्स ज़किया की लाश 5 साल तक टंगी रही अबू जाफ़र अल मंसूर के दौर में, तो उनकी फैमिली भागकर यहाँ सिंध में आकर आबाद हुई थी और अब्दुल्ला शाह गाज़ी उनके साहबजादे थे। यहाँ उनको तलाश करके फॉलो किया गया और यहाँ आकर उन्हें शहीद किया गया था सिंध के अंदर कराची में। और इस जगह पर जहाँ पर उनका मज़ार है, यहाँ पर आकर ये हज़रत इमाम हसन के पड़ पोते थे, तो इनके साथ ये हुआ था। तो दुनिया उससे बहुत आगे जा चुकी है, उस माइंड सेट से भी आगे जा चुकी है। ये शरई सज़ाएँ नहीं थीं, ये सुल्तानी सज़ाएँ थीं, ये बादशाहाना सज़ाएँ थीं और ये सज़ा भी बादशाही के तौर पर सुनाई गई थी। लेकिन एक बात का बहरहाल हमें ये है कि आइन किसी के इस तरह दस्तरस में नहीं होना चाहिए जो जब चाहे आइन को तोड़ दे, आइन को कहे कि ये रद्दी के चंद टुकड़े हैं और इनको मैं फाड़ कर फेंक दूँगा। आइन को अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, सोसाइटी को आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, सोसाइटी को मिलकर रेजिस्ट करना चाहिए। जब कोई हाथ आइन की तरफ बढ़े तो फिर उसको रोका जाए और पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पर भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। देखें, जो आपने आइन की बात की है, आज ये बात दौरान समात भी हुई कि आइन जो है क्या वो रद्दी की टोकरी की तरह होता है। इस तरह भुट्टो ने आइन के पेपर्स फाड़ के फेंक दिए थे और ये कहा था कि ये तो बस एक रद्दी की नो नेवर, भुट्टो डिडंट। ये दौरान समात सर रिमार्क्स नहीं, गलत थे ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भुट्टो ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। वो गलत कह रही हैं। वो यूनाइटेड नेशन की स्पीच थी। हाँ, वो अलग चीज थी। इस बात का हवाला दिया गया। नहीं, आइन तो ज़ियाउल हक ने कहा था कि कागज के चंद टुकड़े हैं जिन्हें मैं फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज लगारी साहब, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आर्टिकल 232 जिसका आज हवाला दिया गया और ये पूछा गया, इस्तेफसार किया गया कि आर्टिकल 232 के तहत क्या इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो जवाब ये आया कि बिल्कुल, ये तो हुकूमत भी लगा सकती है। तो फिर आपको नहीं लगता है कन्फ्यूजन पैदा हो गई है इस चीज़ से? देखें, ये कन्फ्यूजन नहीं है। अब वो हुकूमत लगा सकती है ना, तो हुकूमत ने नहीं लगाई थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस आर्डर में ये कहा था कि मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर रहा हूँ। दैट टाइम ही हैड नो राइट टू इम्पोज द इमरजेंसी। उनके पास इस तरह का आइनी इख्तियार नहीं था कि वो बतौर प्रेसिडेंट लगा देते और एडवाइस पर लगा लेते। वो शौकत अजीज से कहते कि आप मुझे एडवाइस करें, या शौकत अजीज उन्हें एडवाइस करते और वो इमरजेंसी लगाते। दूसरी सूरत हाल थी, उनने बतौर आर्मी चीफ, किसी भी आर्मी चीफ के पास इस बात का कोई आइनी इख्तियार नहीं है कि वह मुल्क में एमरजेंसी का नफाज करे, और वो एमरजेंसी का नफाज गलत था। हुकूमत ने जो कार्रवाई की वो भी गलत थी। जनाब नवाज शरीफ ने जो कार्रवाई की वो भी गलत थी, वो आइन के मुताबिक नहीं थी। बात यह है कि आपने सज़ा का या आइनी जो तरीक़ाकार है वो तो बाद में आपने उसका तयन किया, फिर आपने बहुत सा आर्टिकल 6 को रीमॉडिफाई किया था और उसको दोबारा वो किया था। तो अब उसका आप इतलाक़ माजी पर करना है तो फिर चलें वहाँ से करें। जब शुरू हुआ है इसका आइन शिकनी का अमल, जस्टिस मुनीर से शुरू करें, जस्टिस अनवारुल हक से शुरू करें, 200 केस से शुरू करें, और उसके बाद जो है अपना बेगम नुसरत भुट्टो केस से शुरू करें, अनवारुल हक के खिलाफ शुरू करें और उनके खिलाफ शामिल करें जो डिनर छोड़कर चले गए और कहा कि जाकर फैसले में तरमीम की और कहा कि जनरल को हक है कि वो आइन में तरमीम करे। ये कैसे हो सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह हक दिया जाए कि वो आइन में तरमीम करें? और जैसे इफ्तिखार चौधरी ने यह हक दिया था, जस्टिस नाज़िम सिद्दीकी ने यह कैसे हक दे दिया था कि वो जाएं और आइन में तरमीम करें? बिल्कुल सही पॉइंट है लगाई साहब। हम आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिर एक और ख़बर भी है जो ज़ाहिर कम सुन रहे हैं और आज फिर
असद उमर साहब पहुँचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के हमरा और उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं अपने फैसले पे कायम हैं और वो ये कह चुके हैं कि इस्तीफ़ा तो मैं वापस नहीं लूँगा, अलबत्ता हम हाथ बटाते रहेंगे, हम हुकूमत के साथ हैं। तो वाकई कितने साथ हैं? और फिरदौस अमीन नकवी साहब भी मौजूद थे जब ये मुलाकात हुई। तो फिरदौस साहब, ज़रा मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगी सर, इस मुलाकात में बातचीत क्या हुई? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का असल नुक्ता क्या था? नाराज़ किस बात पर हुए वो? जहाँ तक बातचीत है, ये पहले से तयशुदा मीटिंग थी। अच्छा। जिसमें कराची के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के ऊपर और बाकी हुकूमती मामलात के ऊपर MQM की राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग देनी थी, जो तय हुई थी मेरे ख़्याल से पिछले हफ्ते असद उमर साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ से। उसके बाद जो कल के वाक़यात हुए वो ऑब्वियसली इस मीटिंग को उस लिहाज से मीडिया की नज़र में ओवरशैडो करते थे। जहाँ तक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का है, उन्होंने जो कुछ मीडिया के सामने कहा वही मैं दोहरा देता हूँ। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑब्वियसली वो कहते हैं कि मैं वज़ीर कभी बनना नहीं चाहता था, मेरा नाम आया, मैं कन्वीनर रहना चाहता हूँ, और वजारत के लिए उन्होंने 2 मुख्तलिफ़ नाम पेश किए थे, लेकिन क्योंकि खान साहब ने गुजारिश की थी तो वो उन्होंने सर्व किया इतने पीरियड, और अब वो ये नहीं समझते कि उनके वहाँ बैठने से कोई अफादत है, और वो अपनी डिमांड्स के लिए उनको ऊपर वज़न देने के लिए इससे वो मानते हैं कि वो अपनी इलेक्ट्रेट को जवाब नहीं दे सके, तो उन्होंने इसे एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट कैबिनेट को छोड़ा है। तो हमारी कोशिश यही थी कि वो कैबिनेट में रहें और जो मसाइल हैं उनको बातचीत के ज़रिए किसी न किसी उस नतीजे पे आए जहां वो मुतमईन हो सके। अलबत्ता आज इस सिलसिले में कोई मुज़ाकरात नहीं थे। ये मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है और अनकरीब MQM के साथ एक मुज़ाकराती टीम की मीटिंग ज़रूर होगी, लेकिन पहले हम पूरा असेसमेंट करना चाहते हैं कि जो वादे हमने उनसे किए थे वो किस स्टेज पे और कब तक पूरे हो सकते हैं, उसके बाद ये मीटिंग को। अच्छा फिरदौस साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं ये मामला सिर्फ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की हद तक ही है, यानी कि MQM तो अलग नहीं होगी ना आगे जाके मुस्तकबिल में? इस तरह कल राना साहब ने भी कहा कि ये तो आगाज़ हुआ है, अभी आप देखिए वो खालिद देखिए वो तो तोता जो है वो शायद आपके पास हो जो बताता रहता हो कि क्या होने वाला है। हम तो वही मानते हैं जो लोग ज़बान से कहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि वो हुकूमत को सपोर्ट करते रहेंगे, सिर्फ वजारत छोड़ रहे हैं। लेकिन ये आपको भी पता है ना, ये आगाज़ हुआ जब बिलावल भुट्टो साहब ने पेशकश की और उन्होंने उस पेशकश के बाद ही फिर MQM ने और फिर आप लोगों ने भी यानी कि वफाक ने भी रब्ता करना शुरू किया। तो ये मामला तो वहाँ से शुरू हुआ या फिर आपको लगता है ये मामला पहले से ही शुरू हो चुके थे? मेरे ख्याल से मामला वहाँ से शुरू हुआ। जो लोग कराची की सियासत को जानते हैं, समझते हैं और सिंध की सियासत को समझते हैं, कोई उनमें से बिलावल भुट्टो साहब के ऑफ़र को सीरियसली ले नहीं सकता। इससे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा है कराची को तबाह करने में, उसमें कराची की जमात या शहरी इलाके की जमात उनसे कैसे हाथ मिला सकती है? वो तो ऐसी वाली बात है कि जिसको वो कह रहे हैं कि ये मुल्ज़िम है, उसी मुल्ज़िम के साथ जाके बैठ जाएं, तो वो तो फिर उनकी रही सही जो भी इज़्ज़त होगी वो भी चली जाएगी। तो ये तो चाहे वो MQM हो, चाहे वो PTI हो जिसका कराची का मैंडेट है, एक ऐसी जमात जिसको हम दोनों मिलके कहते हैं कि PPP जो है उसने कराची को और शहरी इलाकों को और पूरे सिंध को तबाह कर दिया है। सही। और पिछले 12 साल में कुछ डिलीवर नहीं किया। अब हम उन्हीं के पास जिनसे हमें शिकायतें उन्हीं की गोद में जाके बैठ जाएं, वो तो कौन सी तुक की बात होगी। ठीक है, पॉइंट टेकन। लगारी साहब, आपको क्या लगता है ये वाकई आगाज़ है कि ये इस्तीफ़ा एक आया है वजारत से या फिर बस ये एक ही मामला था, मामला यहीं पर रुक जाएगा? आपको क्या लग रहा है? देखें, सियासी शराफिया के गुफ्तगू जो है उसके बारे में अब हम नए सिरे से गौर करें कि उनकी गुफ्तगू के क्या मतलब लिया जाए। हमने 2 साल तक एक बड़े बुलंद बांग इस्लामाबाद से लेकर तवील लॉन्ग मार्च करते हुए
एक नारा लगाया जाता रहा वोट को इज्जत दो, और फिर उसके बाद कहा गया कि जनाब खलाई मखलूक का कोई चीज़ है। अब उनके नए मायने आ रहे हैं, और आपने सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है, हम क्या बैठकर यहाँ उसको दोहराएं कि किस चीज़ को इज्जत दो, और किस तरह से वो दो जानू हुए, किस तरह से रकू में गए और किस तरह से सजदे में जा गिरे हैं। वो अपोजिशन की जमातें जो कह रही थी कि हम नहीं होंगे साथ में, तो जो हम लोग जैसे समझ रहे थे, मेरे ख्याल में मेरी अपनी, मुझे एतराफ़ करना चाहिए, मेरी कोताह नज़री थी, मेरी कोताह बीनी थी। मैं समझ रहा था कि अपोजिशन जो है टफ़ टाइम देगी और इनके लिए तो कानूनी तरमीम करना मुमकिन ही नहीं होगा, लेकिन अपोजिशन तो राख का ढेर साबित हुई और उसके ऊपर से गुजर कर हुकूमत ने वो बिल मंजूर करा लिया और कौमी असम्बली में बड़ी खुशी उसको किया गया है। अब शायद फेस सेविंग के लिए सेनेट में कुछ उछल कूद होगी और कुछ बातें होंगी और उसके बाद फिर वही हो जाएगा जो कुछ तय हुआ है। तो अब इस बारे में कि ये क्या कह रहे हैं, अगर इस हुकूमत को रखना किसी प्लान का या किसी अज़्म का हिस्सा हुआ तो ये हुकूमत रहेगी और एमक्यूएम भी साथ रहेगी, और जो है वो अख्तर मेंगल भी साथ रहेंगे, और जो है वो जो जीडीए है वो भी साथ रहेगी, और काफ लीग भी साथ रहेगी। और अगर ये शामिल हुआ कि जी ये नहीं, अब खेल को दूसरे अंदाज में खेलना चाहिए, तो और पता भी नहीं चलेगा कि कौन छोड़कर चलेगा। खुद पीटीआई के अंदर से लोग किस तरह से जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और कैसे शामिल हुए थे उनका हमने एक एक आदमी को देखा है। हम मतलब पंजाब की पूरी सियासत के अंदर जितने लोग शामिल हुए, हमें ज़ाती तौर पर भी इल्म है, वैसे भी इल्म है, सबके सामने हुआ है जिस तरह से जाकर शामिल हुए थे, जिस तरह से वो सराइकी सूबा महाज बना था, फिर जिस तरह सराइकी सूबा महाज शामिल हुआ, जिस वादे पर शामिल हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। हम सियासी अशराफिया के बारे में कतईयत के साथ कोई बात नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये बहुत सीरियस हों और कल जाकर ये हुकूमत के खात्मे का नतीजा निकले, और हो सकता है कि हुकूमत प्रिवेल कर जाए। ठीक है, नहीं कोई भी बात जो है उस पर अभी आप भरोसा नहीं कर सकते, लुब्बे लुबाब ये है लगाई साहब, मेरे ख्याल में यही लगता है। ठीक है, पॉइंट अगेन फिरदौस साहब। अच्छा, इन सारी चीज़ों में कराची का तो कुछ भी भला नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी आपने कहा कराची कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई, वो तो सबके सामने है, लेकिन जो वफाक के वादे थे वो भी वफा ना हुए। अब तक हमने देखा 162 अरब के जो पैकेज का ऐलान था वो क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। फिर कराची में तो कचरा उठाने से लेकर पानी के मसले, गैस के मसले, किसी पर भी एक पेज पर वफाक और सिंध हुकूमत आती ही नहीं है। तो फिर कराची के आवाम का कौन भला करेगा? जी, कराची के अवाम का भला इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। हम उस मैंडेट का एहतराम भी करते हैं जो हमें मिला है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं। जो तारीख़ है, जो पिछले 16 माह की तारीख़ है, उसके अंदर जो मजबूरियां हैं उनका एतराफ़ करते हुए हमें कभी शर्म नहीं आती, इससे कि हमने एक दिवालिया मुल्क मिला और हमारी वफाक की ज़िम्मेदारी ये थी कि पहले मुल्क को दिवालियापन से बचाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आइन के लिहाज से इस मुल्क के अंदर देयर आर 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। एक है फेडरल गवर्नमेंट, फिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट। शहर कराची की बुनियादी जिम्मेदारियां 2 गवर्नमेंट्स पे आती हैं, या तो शहर कराची की लोकल गवर्नमेंट पे आती है या सूबा सिंध पे आती है। वफाक की जिम्मेदारी सूबा सिंध की तरफ है कि वो सूबा सिंध को जो उसकी टैक्स में हिस्सा बनता है वो उसको दे दे। हमने जब से आए हैं जो पैसे जमा होते हैं उसका तरीक़ाकार वाज़ेह हुआ है कि 17 तारीख को और महीने के आखिरी दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जितना टैक्स कलेक्ट होता है जो सिंध का हिस्सा है वो सिंध को पहुंच जाता है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी जो हकीकत ये है वो ये है कि 2 बजट आ चुके हैं, और दोनों जो पीटीआई के आने के बाद आए हैं, और दोनों बजट्स के अंदर आप मुआवजा कर लें तो रकूम में इजाफा हुआ है उसके पिछले बजट से, तो रकूम तो ज़्यादा बढ़ी है। हाँ, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जो हमने बजट में तखमीना लगाया था उससे के बराबर टैक्स जमा नहीं हुआ, जिसकी वजह से पॉइंट मुझे ब्रेक लेने का काफ़ी देर से कहा जा रहा है, ब्रेक ले लूं। एक मिनट जी मैं आप आके कंटिन्यू करते हैं, आपकी बात कंप्लीट करते हैं, ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात भी कंटिन्यू करेंगे, और पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ बताऊंगी मैं इस पर, और नून लीग के हवाले से ज़रा बात करेंगे
कि मियां साहब लंदन में आखिर कर क्या रहे हैं। इस ब्रेक के वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और ज़रा हम बात करेंगे मियां साहब आखिर लंदन में इलाज की गर्ज से गए हैं, लेकिन वो वहाँ पर कर क्या रहे हैं, क्योंकि एक जो पिक्चर है वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर और डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा था कि वो चहलकदमी करें, तो वो चहलकदमी करते हुए लंदन के एक महंगे रेस्टोरेंट में आए। यहाँ पर बैठकर उन्होंने चाय पी और आप उनके साथ यहाँ पर इसाक डार साहब को देख सकते हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बैठ के उन्होंने चाय भी पी और कुछ सियासी गुफ्तगू भी ज़रूर हुई होगी। अब इसका नोटिस ले लिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने और उन्होंने सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा को हिदायत की है कि वो फौरी रिपोर्ट्स मंगवाएं मियां नवाज शरीफ की, वहाँ पर उनका कितना इलाज अब तक हुआ है इस हवाले से भी डिटेल्स लें। तो यास्मीन राशिद साहिबा ने उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान से रब्ता किया है और अभी तक की जो करंट उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो मंगवा ली गई हैं। तो उस पर अपडेट क्या है ज़रा माविश सोहेल से जानते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। माविश बताइएगा, क्या वाकई राबता हो गया है डॉक्टर यास्मीन राशिद डॉक्टर अदनान से और रिपोर्ट्स मंगवाई उन्होंने मियां साहब की? जी बिल्कुल, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब नोटिस लिया इस तस्वीर का, उसके बाद उन्होंने यास्मीन राशिद को टेलीफोन किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म की वज़ीर सेहत को नवाज शरीफ की रिपोर्ट मंगवाने की हिदायत हुई और बाहर जाकर वो खाना खा रही है या बीमार हैं या तंदुरुस्त है। वज़ीर आज़म का वज़ीर सेहत से इस्तफसार भी हुआ है और उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट फौरी मंगवाई जाए और वज़ीर आज़म की हिदायत है कि रिपोर्ट मंगवाकर आवाम के सामने जो हक़ाइक़ लाए जाए, उनको बताया जाए कि उनकी सेहत ठीक है या नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को फ़ोन पर ये सारी हिदायत की है, जिसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद का उनके जो ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान उनसे रब्ता हुआ है और सूबाई वज़ीर सेहत ने सोशल मीडिया पर चलने वाली तस्वीर की बिना पर डॉक्टर अदनान से नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन जो है मेडिकल रिपोर्ट वो फौरन भिजवाने का कहा है और होम डिपार्टमेंट ने पहले ही नवाज शरीफ के वकील को ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट से अपनी उसके लिए मुराशा जो था वो लिख दिया था। जी ठीक है माविश, बहुत शुक्रिया। मैं अब अपडेट दे रही थी। फिरदौस साहब ज़ाती राय बताएं अपनी, वो आपकी पार्टी राय है वो मैं बाद में पूछूंगी। ये तस्वीर जब आपने देखी तो आपके जहन में क्या आया पहले ये तस्वीर देख के, मियाँ साहब को चाय पीते हुए रेस्टोरेंट में देख के? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तस्वीर जो है वो पाकिस्तान की अदलिया को ज़्यादा गौर से देखनी पड़ेगी, इससे कि इस वक्त ये पूरा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस एक तरफ नैब है, दूसरी तरफ हमारी अदालतें हैं, तीसरी तरफ आवाम है जो तमाशा देख रहे हैं और ये सूरत हाल हमारी समझ में नहीं आती। हमें ये तो नज़र आता है कि हमारी ज़बू हाली की वजह करप्शन हो सकती है और वो करप्शन डाली जा रही है उन ज़िम्मेदारों पे जो हुकूमत कर रहे थे। लेकिन अगर हम इसको मान लेते हैं और जब इसके बाद उनके ऊपर मुकदमा होता है तो नैब ऐसा पेश करती है अरेस्ट करने के, क्लोज एंड शट केस है, फेक अकाउंट केसेस हैं, मालूम दिया चेक्स भी मौजूद हैं, ट्रांजैक्शंस भी मौजूद हैं, फालूदे वाले के अकाउंट से ट्रेसिबिलिटी भी आती है, सब कुछ होता हुआ नज़र आता है और लोग समझते हैं कि जो वकील जाएगा वो 2 मिनटों में इनको सज़ा दिलवा लेगा और जब अदालत के अंदर वही वकील पेश होता है तो वो जज के सामने आर्गूमेंट देता है कि जी ये आप कीमत जो है प्रॉपर्टी की जो है वो इंटरनेट से देख लें और उसके बाद वो जज भी बड़े बरहम होते हैं उनके ऊपर, कहते हैं कि ये क्या तरीक़ेकार है और हम भी कहते हैं ये क्या तरीक़ेकार है और आखिर में क्या होता है कि जी उनको जो है वो केस का ना कोई फ़ैसला होता है ना कुछ होता है। जरदारी साहब 11 साल जेल में गुजार के वापस चले जाते हैं, उनको बरी कर दिया जाता है। तो जजमेंट का तो कसूर नहीं हुआ ना फिरदौस साहब, और जजमेंट जो आती है वो हक़ाइक़ को देखकर आती है ना। नहीं अभी आने सुन ले ना, अरे आने तो दे ना, आप बीच में से बात तो मालूम दिया कि उसके बाद उनके लिए तो ये वो कहते हैं जो सज़ा थी वो मुकम्मल। अरे जरदारी साहब के लिए सबसे बड़ी सज़ा ये थी कि उनको नाअहल कराया जाए। ये किसने कहा कि सज़ा जो है जेल के पीरियड की सज़ा थी? ये तो जज के हाथ में था ना
कि वो इसको तो ना कहे कि यही सबसे बड़ी से हमें चोरों से छुटकारा चाहिए। अब इसी तरीके से अगर हुकूमत वक्त ने फैसला किया कि ECL के ऊपर जो है इनसे ज़मानती बॉन्ड लिया जाए, वो 2 जज हजरात को बैठ के जो उन्हीं ने 50 रुपए के कागज़ के ऊपर जाने दिया, अब वो बताएं कि उनको लाया कैसे जाए, किस तरह उनको वापस बुलाया जाए। ये जजों को भी देखना है ना। अच्छा, मेरा एक सवाल ले लेंगे, खड़ी कहाँ है आज? महमूद अयाज साहब अवाम किधर खड़ी है? आपने मेरा सवाल ले लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, वो बताती रही कि मियाँ साहब के प्लेटलेट्स जो हैं वो बेहद तेज़ी के साथ गिर रहे हैं, उनको फौरी इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर महमूद अयाज साहब जो कि उस पूरे बोर्ड को देख रहे थे, उन्होंने भी आके यही कहा और अदालतों में भी यही रिपोर्ट्स दी गई। बाद में जब आके इमरान खान साहब ये सवाल करते हैं कि उनको देख के तो लगता ही नहीं है, रिपोर्ट देखो तो वो कुछ और कहानी सुना रही हैं, देख के लगता ही नहीं है बीमार हैं, तो सर ये तो उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने रिपोर्ट्स दी, उन डॉक्टर से पूछें। नहीं, सॉरी, देखिए वन थिंग, मैं उनकी बीमारी पे कमेंट नहीं करूँगा, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, इससे कि उनकी बीमारी की तशखीस अभी भी नहीं हो सकी। अब उनको जो कहा जा रहा है कि कोई रेयर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है जिसकी वजह से ये होता है, और उतनी मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप वैसे मेडिकल हिस्ट्री या जाके गूगल पे जाके देखें तो हमने तो यही पढ़ा कि 25,000 प्लेटलेट से कम इंसान जो है वो मर जाता है, यहाँ तो 2,500 प्लेटलेट की वाली बात है, तो वो मौजाती तौर पर मेरे ख्याल से जिंदा है। और मैं उस रिपोर्ट्स को डाउट भी नहीं करता कि ऑब्वियसली जब इतने सीनियर फिजिशियंस वगैरह कोई बात कह रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स वो फैब्रिकेट नहीं हुई भी, लेकिन मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ कि हाउ कैन यू सेंड अ कन्विक्टेड पर्सन आउट ऑन अ 50 रुपी बॉन्ड। ठीक, मैं तो उनकी सेहत के बाद में बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि देखिए वो अगर बातें हम करना चाहें तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ गुजरे हुए लोगों की हैं, वो नहीं करनी चाहिए, वो हमारे नॉर्म्स में नहीं है। उनके ऊपर अगर आप कहें तो आपको तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के किरदार के ऊपर तो बहुत कुछ बात हो सकती है, हम पे बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं कि हमने ये बात कही थी और वो बात कही थी, लेकिन हमने चले आप उनकी बीमारी बात नहीं करें, लेकिन ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर भी करें, वुज़रा भी करें, आप नहीं करें, ये आपका मौक़िफ़ है, पॉइंट टेकन। लगारी साहब, मियाँ साहब इलाज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, हम उस बात को रहने देते हैं। ये जो तस्वीर आई है, इस तस्वीर को देख के आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब बीमार नहीं है? मुझे समझ में नहीं आता तस्वीर में क्या बात है, और ये कहाँ साबित होता है कि ये लंदन के किसी होटल की तस्वीर है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। मैंने जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जद्दा के शाही महल में मैं जाकर मिला था और मैंने उनके साथ खाना खाया, तो मुझे तो वो मेज़ लग रही है, और वैसे ही मुझे लग रहा है कि इसाक डार साहब बैठे हुए हैं। अच्छा। और जहाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, यहाँ मैं बैठा हुआ था। जहाँ नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, यहाँ पर वो नवाज शरीफ साहब भी बैठे थे, और कुछ लोग उधर बैठे थे, कुछ लोग उधर बैठे थे। मुझे तो वो वैसी मेज़ लग रही है। मुझे ये आज से कोई 15 साल पुरानी मुझे याद आ रही है कि ये तो वो कोई शरारत लग रही है आपको? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे इस तरह की तस्वीर लग रही है कि जो पहले शाही महल में इस तरह की कोई मेज़ बिछी हुई थी, इस तरह का कोई डाइनिंग टेबल थी, और लोग भी बैठे हैं खाना खा रहे हैं। हाँ, और साहब गौर से देखेंगे तो एक से ज्यादा मेज़ें नजर आ रही हैं। जी, मैं भी एक साहब का दूसरे अफराद भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये शाही महल कहीं से नहीं है, इस किस्म की तस्वीरें शाही महल में नहीं होती। तो ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जैसे अच्छा ये बात तो नहीं कहे कि ये आप यू कांट डिस्टिंग्विश कि ये रेस्टोरेंट है कि ये शाही महल है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, आप पार्लियामेंट के रुकन हैं, आप मुंतखब अवाम के नुमाइंदे हैं। मैं आपके साथ बहस ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर इन तस्वीरों पर अगर वज़रा सवाल उठा रहे हैं तो बहुत सी और चीज़ें हैं जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अब ये क्या हो रही है, ये फुर्तियाँ अब वज़रा के अंदर कहाँ से आ रही हैं? जब वोट लेने का वक्त था और जब आइनी तरमीम अब उसका कानून पास कराने के वक्त था, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें क्यों नज़र नहीं आ रही थी? उस वक्त क्यों वफूद जाकर मुलाकातें कर रहे थे, क्यों हिमायत हासिल कर रहे थे? इन बातों को हम क्या लें? अब आप बताना, हम ये बताना चाहेंगे कि जनाब अपोजिशन अपनी जगह पर खड़ी हुई है और हुकूमत अपनी जगह पर खड़ी हुई है। अभी ये सूरत हाल नहीं है, अपने अपने मकाम पर कभी हम नहीं कभी तुम नहीं, ये वो वाली सूरत हाल है, ये सूरत हाल नहीं है। बात ये है कि उनकी बीमारी के बारे में अब तक कोई रिपोर्ट इस तरह की सामने नहीं आई है कि जनाब वो बिल्कुल ठीक हैं। अगर वो बैठकर कहीं चाय पी भी रहे हैं, लंदन के ही होटल में बैठे हुए हैं, मैंने भी कोशिश की थी, अभी पिछले दिनों में लंदन में था कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर सकूँ किसी पुराने ताल्लुक़ और हवाले के साथ, तो मैं नहीं कर सका उनके साथ मुलाकात, और ना मैं शहबाज शरीफ साहब से मिल सका। लेकिन इसका ये नहीं है कि वो खाना नहीं खाते होंगे,
इसका मतलब ये नहीं है कि चाय नहीं पीते होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होटल में नहीं जाते होंगे, जाते होंगे, क्यों नहीं जाते होंगे। और बीमारी की नौयत क्या है, उसमें खाना खाने की इजाज़त है कि नहीं है, उसमें चाय पीने की इजाज़त है या नहीं है, हमें इस तरह का मालूम नहीं है। ये तो डॉक्टर बता सकते हैं। और जिस तरह से सुमैया आपसे कह रही थी, ये तो हमें पूछना चाहिए। बिल्कुल सही, अभी रिपोर्ट्स मंगवा ली गई है ना, और रिपोर्ट मंगवा भी लेंगे तो क्या होगा, मतलब इस बात से क्या होगा। कुछ और दिन हमारे मौजूआत जो हैं वो हमें मिल जाएंगे। सर मैं ब्रेक ले लूं, बिल्कुल ये इससे मिलेगा क्या पॉइंट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक। और ईरान और अमेरिका कशीदगी के बाद खत्ते में अमन का पैगाम लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान के दौरे के बाद आज सऊदी अरब रवाना हो गए हैं और 16 तारीख को वो अमेरिका का दौरा भी करेंगे। और सऊदी अरब में शाह महमूद कुरैशी साहब सऊदी मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकातें करेंगे। अब पाकिस्तान अपना कितना अहम किरदार अदा कर सकता है, अगर सालिसी का नहीं तो कशीदगी कम करने के हवाले से पाकिस्तान का रोल क्या हो सकता है, और तमाम मुस्लिम उम्मा को इस वक्त इत्तेहाद की कितनी ज़रूरत है, इन तमाम तरह सवालों के जवाब भी हम हासिल करेंगे। ज़रा बात करते हैं लिगारी साहब, क्या लग रहा है आपको जो भी मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल हुई हालिया, और उसमें जो पाकिस्तान का किरदार, फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से अभी ईरान का दौरा किया वज़ीर ख़ारजा ने, और अब वो सऊदी अरब चले गए हैं, फिर वो अमेरिका भी जाएंगे, अगर पाकिस्तान सालिसी का नहीं तो कशीदगी कम करने में अपना किरदार किस हद तक अदा कर सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ सरकारी मौक़िफ़ रहा है वो अब बहुत बेहतर है, इसलिए कि पाकिस्तान ने किसी का फ़रीक बनने के बजाय एक सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश की है। उसके लिए स्पेस कितना है ये बिल्कुल अलग बात है कि पाकिस्तान इसमें कितना स्पेस कर सकता है। और इतने बड़े मसले में जो वस्ती एशिया का मसला है, अपना मिडल ईस्ट का मसला है, मशरिक़ वस्ता का मसला है, उसके अंदर पाकिस्तान का स्पेस क्या है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के दोनों ममालिक से ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी और सऊदी अरब के साथ भी, लेकिन ये तनाज़ा बरह रास्त सऊदी अरब और ईरान का तो है नहीं, ये अमेरिका और ईरान का मामला है कि अमेरिका ने एक ईरानी अहम जर्नैल को निशाना बनाया है और उसके नतीजे में पाकिस्तान ये उसकी ख्वाहिश, हमारी ये ख्वाहिश जो है वो बहरहाल अहसन है। जो हमारे अहम ज़िम्मेदार, हुकूमत के अहम ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और हमारे फ़ौजी तर्जुमान जो कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को ख़ित्ते में एक कशीदगी कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना है और पाकिस्तान किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, ये सबसे अहम तरीन है। मेरे ख्याल में जनरल बाजवा का जो ये मौक़िफ़ था, जर्मनी में जाकर उन्होंने कहा था कि हमने अफ़गानिस्तान की जंग में हिस्सा लेकर ठीक नहीं किया था। मेरे ख्याल में ये रिविज़िट करना जो है ये बहुत अहम था और अब भी ये सूरत हाल बहुत अहम है कि पाकिस्तान किसी का फ़रीक नहीं बन रहा है, पाकिस्तान किसी फ़रीक का हामी या मुखालिफ नहीं बन रहा है। पाकिस्तान एक गैर जानबदार मुल्क की तरह अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने जिस तरह से 9/11 के बाद और 1981 के बाद जिस तरह से अफ़गानिस्तान में बरह रास्त उनका साथ दिया था अमेरिका का, उस तरह का साथ बिल्कुल, ये तो मौक़िफ़ वाज़ेह है पाकिस्तान का लगारी साहब। लेकिन इससे पहले सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी पाकिस्तान ने सालिस बनने की पेशकश की थी, वज़ीर आज़म ने खुद ये पेशकश की थी, लेकिन इस पर ज़ाहिर उस तरीके से अमल दरामद ना हो सका। क्या इस मामले में जहाँ पर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, सालिसी का किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान? मैं अर्ज़ करता हूँ कि कर सकता है, लेकिन अमरीकी मफादात फैले हुए हैं। अमेरिका के पूरे के पूरे ये जो जज़ीरा नुमा अरब है उसके अंदर उसके मफादात फैले हुए हैं, उसके फ़ौजी अड्डे फैले हुए हैं, उसके पूरे खलीज फ़ारिस में, बहरा अरब में उसके जो है वो बहरी बेड़े खड़े हुए हैं। तो इन सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका चाहेगा कि वो अपनी मौजूदगी को वो बढ़ाए। और ज़ाती तौर पर हमें मालूम है कि ये कुछ छुपी हुई बात भी नहीं है, यानी सारे मीडिया को मालूम है कि अमेरिका के बड़े मफादात जो हैं वो इस इलाके के अंदर हैं। क्या इराक़ में अमेरिकी मफादात नहीं हैं? शाम में अमेरिकी मफादात नहीं हैं? सऊदी अरब में अमेरिकी मफादात नहीं हैं? यूएई में अमेरिकी मफादात नहीं हैं? बहरीन में अमेरिकी मफादात नहीं हैं? कुवैत में अमेरिकी मफादात नहीं हैं? कतर में अमेरिकी मफादात नहीं हैं? हर जगह पर हैं। और वो
हर जगह पर अपनी मौजूदगी को बरकरार रखना चाहता है और स्पेस बढ़ाना चाहता है, और अपना जो उनका इलाही है वो उसको भी साथ लेकर उसके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है। वो तल अबीब से उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले गया अमरीकी सफारत खाना, तो वो ज़ाहिर है इसराइल के मफादात का भी की निगहबानी करते हैं। इसराइल का ओपन मुखालिफ कौन है? वो तो ईरान है। तो अब ईरान का और बाकी अरब दुनिया का अगर कोई इख्तलाफ बनता है तो ये बनता है, हालांकि और अरब ममालिक हैं कि जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं बरह रास्त जी, और वो उनके साथ राब्ते में भी हैं, और यहाँ पर कई तुर्की तक वो उसका भी उसके साथ सफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को अब तक जिस पोजीशन में रखा है उस पोजीशन को बरकरार रखना ही अहम बात है। बिल्कुल और बड़ी बात है। जाते जाते लगारी साहब जरा ज़ाहिर है अभी जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है और फिर जो भारतीय आर्मी चीफ का बयान सामने आया मकबूजा कश्मीर के ऊपर ये हालिया, और फिर जो खुद इंडिया में हो रहा है अभी जो इस वक्त शरीयत कानून बिल के ऊपर वहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है, इस तरीके जुल्म सितम लोगों पर किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको ये आग मजीद बढ़ जाएगी? ये इंडिया में अलग रियासतों का क़याम अमल में लाया जा सकता है? क्या मुसलमान इसके लिए कुछ कर सकते हैं अपने लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि अब ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। इन मोदी को दूसरी टर्म मिली है, लेकिन अब आज 2020 जो है जी इसके इस साल से हम इस काउंटडाउन को शुरू कर सकते हैं कि मोदी और हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान एक साथ नहीं चल सकते। सही। या मोदी का इक़्तिदार रहेगा तो महदूद हो जाएगा, इंडिया एक नहीं रहेगा। इंडिया ने मोदी ने यह रास्ता अख्तियार किया है कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, और इंडिया उस तरफ चल पड़ा है। जिस तरह से उसने अक़लियतों के साथ आज मुसलमानों के साथ हुआ है, जो सबसे बड़ी अक़लियत है जिसकी आबादी 25 करोड़ के लगभग है, ठीक, और या उससे ज्यादा है। खुद मोदी ने जो कदम उठाया है, ये ज़ाहिर जो गड़ा है उन्होंने अपने लिए खुद खोदा है। पॉइंट टेकन लगारी साहब, बहुत बहुत नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।